नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर पंजाब से, जहां लुधियाना में आज शिवसेना पंजाब के नेता संदीप थापर पर 3 निहंगों ने तलवार से हमला कर दिया। सिविल अस्पताल के बाहर 3 निहंगों ने दिन दहाड़े बीच सड़क उनकी स्कूटी घेर कर उन पर तलवार से हमला किया। पुलिस ने फतेहगढ़ साहिब से 2 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। हमले के वक्त संदीप थापड़ का गनमैन भी उनके साथ मौजूद था, लेकिन आरोप है कि उसने शिवसेना नेता को बचाने की कोशिश नहीं की। हमला करने के बाद निहंग संदीप थापड़ की ही स्कूटी लेकर फरार हो गए। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शिवसेना टकसाली के नेता संदीप थापड़ को इलाज के लिए दयानंद मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। इस वारदात के बाद निहंगों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो भी हमारे धर्म, मर्यादा और शहीदों के खिलाफ बोलेगा, हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा हमने लुधियाना में किया। इस वारदात के बाद हिंदू संगठनों के नेता भड़क गए और 6 जुलाई को लुधियाना बंद का ऐलान कर दिया। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने इस वारदात को लेकर भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। अभी आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सीधा लुधियाना में, तो हमने सरबजीत एंड हरजोत को हमने अरेस्ट किया। अभी वांटेड है और ये बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा टीम वर्क हुआ। लीडरशिप के अंडर फतेहगढ़ साहब जाके इसको एप्रीहेंड किया, फतेहगढ़ साहब की टीम ने। सर, कितने आरोपी कुल है फरार? अभी टोटल 3 थे, 2 हमने अरेस्ट कर चुके, एक अभी हुआ। तो अभी जो क्या लगता है किसी डेरे से संबंधित? देखो, ये सारे जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कुछ कह सकते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी उस तो बाद ही। माननीय डीजीपी साहब और माननीय सीपी साहब लुधियाना की तरफ से हमें दिशा निर्देश मिले थे कि सारी टीम्स जो है सारे इलाके में अलर्ट जारी था। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके मद्देनजर रखते हुए अलग अलग तरह की सर्च पार्टीज बनाई। तो ये जो 2 अक्यूज जो वांटेड थे लुधियाना पुलिस को, ये गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी के पास के इलाके में हमारी टीम्स को मिले। वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया और इनको वहाँ पर काबू करके लुधियाना पुलिस को हैंड। हाथरस मामले में अब सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। ये मांग वो लोग कर रहे हैं जिन परिवारों ने हादसे में अपनों को खोया है। वहीं इस मामले में हाथरस पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने बाबा के आश्रम से कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। हालांकि खुद बाबा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ये मामला संसद में उठाने का आश्वासन दिया। अब सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरि का तिलिस्म टूटने लगा है। बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग और जोर पकड़ने लगी है और ये उन मृतक लोगों के परिवार के लोग कह रहे हैं जो बाबा के भक्त थे और भगदड़ में जिनकी जान चली गई। नंबर तो बाबा में कमी है। बाबा ने सत्संग कराया तो देखने नहीं आए आज समय। और फिर दूसरा नंबर इन्हें कमेटी वाले ने की गलती, कोई डंडा लाठी कोई बैरियर नहीं लगाया। अलीगढ़ के पिलखना गांव में राहुल गांधी छोटे लाल और अरविंद के परिवारों से मिले। छोटे लाल की 6 महीने की गर्भवती पत्नी मंजू देवी और 6 साल के बेटे रिंकू की मौत हो गई, जबकि अरविंद की 65 साल की मां प्रेमवती गुजर गईं। प्रेमवती के बेटे का कहना है कि बाबा ढोंगी है और उसे सजा मिले। हम तो मजदूर आदमी काम पर चले गए थे, हमने मना भी किया था, मम्मी आज मत जाओ, गर्मी पड़ रही है, लेकिन नहीं मानी, वो मानती नहीं थी। अच्छा। हम मना करते थे फिर भी वो जाती थी। महीने में 3-4 बार सत्संग उन्हें करना। हम निकल रहे तो एकदम भीड़ को रेल आओ, तो भीड़ में एक खाई में भैया, तुम्हारे जैसे भैया वहाँ में खाई में गिर गए मोटरसाइकिल लेकर, तो मेरा गोड़ ही लग गया वहाँ में स्टैंड में। और मेरे जो आगे साइकिल को मोटरसाइकिल को हैंडल हो तो वो मेरे जहाँ अड़ गया और ऊपर से बहनें मार रही और ऊपर से बहन
बहन है मेरे ऊपर लदी। 2 बजे खत्म हुआ सत्संग। तो आगे बाद में जब उनकी गाड़ी गई ना, गाड़ी जाने के बाद में एकदम पब्लिक लेकर के पड़ती है अंदर से, तो एकदम रेला लगा कर रहा भैया, मुँह पता नहीं कि मेरे बच्चे अभी जा रेला में आ रहे। हाथरस में भी राहुल गांधी कई पीड़ित परिवारों से मिले। उनमें से एक 17 साल की लता का परिवार है। लता अपनी छोटी बहन के साथ सत्संग में गई थी। भगदड़ में लता की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन किसी तरह बच गई। मेरी बहन भीड़ में दब गई, मैं उसे बचा नहीं पाई। सिर्फ धूल के लिए, चरणों की धूल के लिए रोड पे लोग भागते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हम तो अपने निकल के जा रहे थे, बिना बात को उस भीड़ में फंस गए। मेरी बेटी थी लता मनी, उसकी डेथ हुई थी। 18 साल की हो जाती 14 अगस्त को। पर उससे 18 साल उसने पूरी नहीं कर पाई। सत्संग में भीड़ में जाके वो फंस गई और दब के वो खत्म हो गई वहीं। तो मेरी बेटी ने बड़ा प्रयास किया उसको बचाने का, निकाल के। फिर भी वो सरकारी अस्पताल ले आई, सरकारी अस्पताल से फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले आई। फिर वहाँ पे फ़ोन नहीं मिल रहे थे, बड़ा मुश्किल में फ़ोन मिला मेरा। तो मैंने पूछा तो बेटी बोली, पापा यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, आप कुछ भी व्यवस्था करो, गाड़ी लेके यहाँ पे आओ। हाथरस से मैं एम्बुलेंस लेके पहुँचा और सबसे पहला नंबर इमरजेंसी हॉस्पिटल में मेरी बेटी का ही था, 1 नंबर लता मनी। राहुल गांधी ने बाबा भोले के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए जल्दी मुआवजे और प्रशासनिक लापरवाही की बात की। कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। हाथरस पुलिस ने अब तक बाबा के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। बाबा के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पूछताछ हुई है। इस बीच खबर है कि एफआईआर में मुख्य आरोपी बाबा का करीबी और 1 लाख का इनामी देव प्रकाश मधुकर सरेंडर कर सकता है। देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। पुलिस भोले बाबा का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। बाबा के खिलाफ अधिकतर पीड़ित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बाबा की अंधभक्ति में अभी भी डूबे हुए हैं। यही वजह है कि बाबा की एक खास तबके में खास पकड़ है और शायद इसीलिए पुलिस सीधे तौर पर कार्रवाई करने से बच रही है। अब देखना होगा कि आगे मामले की जांच में क्या निकलता है और क्या कार्रवाई होती है। हाथरस और अलीगढ़ से अपने सहयोगी अदनान और कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में पिछले 2 हफ्तों में 10 पुल गिरने के बाद आखिरकार बिहार सरकार ने कार्रवाई की है। नीतीश सरकार ने 16 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। बिहार के सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में पुलों के गिरने की घटनाएं सामने आई। एनडीटीवी ने अपनी पड़ताल में पाया कि इन पुलों के गिरने का मुख्य कारण नदी की सफाई थी। जिस एजेंसी को नदी की सफाई करने का और गाद हटाने का ठेका दिया गया था, उसने ये भी नहीं देखा कि वहाँ कोई पुल भी है और सीधे गाद, मिट्टी और बालू हटा दी। असम में बाढ़ के हालात लगातार खराब बने हुए हैं। 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से मारे गए लोगों की कुल संख्या अब 52 हो गई है। डिब्रूगढ़ में पानी से भरी एक सड़क पर खुद ही बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करते
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। अपर असम के इलाके में बाढ़ का असली तांडव यहीं दिख रहा है। अपर असम में बाढ़ का पानी घट रहा है, जो अच्छे संकेत है, लेकिन लोअर असम में हालात खराब हो सकते हैं अगर दोबारा बारिश हुई तो। I hope that if this continues for another 2 to 3 days without rain, then situation will improve significantly and people will be able to go back from the relief camp. इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर दे देता है तो कम से कम 2 घंटा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, हम लोग चार्ज कर इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा। तकरीबन एक हफ्ते से शहर में पानी भरा हुआ है। यहाँ ना बिजली है और ना ही पीने के लिए पानी। राजधानी गुवाहाटी में कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अपर असम के कई इलाकों में हालात का जायजा लिया। वैसे इन इलाकों में बाढ़ का पानी अब घट रहा है, लेकिन 700 किलोमीटर दूर धुबरी में बाढ़ का पानी घट नहीं रहा और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। धुबरी से 300 किलोमीटर दूर पलाश बारी के लोगों का कहना है कि इस तरह के हालात कभी नहीं हुए। हमने बहुत बाढ़ देखी है, ये बहुत ज्यादा है और पानी अचानक आया। सिर्फ आधे घंटे में पानी भर गया और लोग अपने जरूरी सामान तक नहीं ला सके। असम में जो बाढ़ की परिस्थिति है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है और असम के लगभग 29 जिले में बाढ़ है। हम इस वक्त हैं पलाशबाड़ी में। ये एक गांव है, ये एक गांव है जो कि ब्रह्मपुत्र के बहुत पास है। आप देख सकते हैं जो गांव पूरा खाली है। राहत में लगे लोगों का कहना है कि पानी उतरने के बाद सबसे बड़ी चुनौती साफ सफाई की होगी। अभी थोड़ा बहुत जो देख रहे हैं हम लोग या पब्लिक से भी जो हमें फीडबैक मिल रही है कि अभी जो 10% वाटर है वो निकलने के बाद में थोड़ा सैनिटाइजेशन इशू, हेल्थ इशू वो सब आने वाला है, वो हमें भी पता है। दक्षिण असम में भी हालात ठीक नहीं हैं और बराक घाटी में जहां तहां पानी भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जबरदस्त जीत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाव में से लेबर पार्टी ने 412 पर जीत दर्ज की है, जबकि सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की ही जरूरत थी। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी 120 सीटों पर सिमट गई। पिछले 200 साल में ये कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी हार है। हार के साथ भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58 में प्रधानमंत्री बन गए हैं। कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले भाषण में कहा, नेताओं और लोगों के बीच की खाई से जनता की उम्मीद खो गई थी, अब रीसेट का समय आ गया है। हालांकि हालात को बदलने में समय लगेगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने विदाई भाषण में ऋषि सुनक ने बीते कई दशकों में पार्टी के सबसे खराब प्रदर्शन के लिए माफी मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नए प्रधानमंत्री स्टारमर की सफलताओं को पूरा देश साझा करेगा। ब्रिटेन में नई सरकार से आर्थिक मोर्चे पर जनता को बहुत उम्मीदें हैं। भारत की नज़र फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सुरक्षा, शिक्षा में सहयोग पर रहेगी। 650 सीटों में 400 से ज्यादा सीटें। 14 साल बाद लेबर पार्टी एक बार फिर ब्रिटेन की सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पार्टी के बाद अब देश के हालात बदलना चाहते हैं। उधर ऋषि सुनक ने ऐतिहासिक हार की जिम्मेदारी ली है। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on,
and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. सभी पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, लिज ट्रस, टेरेसा मे और बोरिस जॉनसन चुनाव हार गए हैं। ऋषि सुनक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। अब ये कयास लगने लगे हैं कि वो संसद में बने रहेंगे या वापस फाइनेंस की दुनिया में लौट जाएंगे। माना ये भी जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व भी बदलेगा। हार की वजह आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, अवैध प्रवासियों की समस्या और कई स्कैंडलों को माना जा रहा है। इन स्कैंडलों में खास है कोविड के दौरान बोरिस जॉनसन के दफ्तर में पार्टियां। लेकिन लेबर पार्टी के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। भारत को बदली हुई लेबर पार्टी से कई उम्मीदें हैं, जिनमें अहम है जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि इमिग्रेशन पर समस्या हो सकती है। भारत खालिस्तानी गतिविधियों पर रोकथाम चाहता है। सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की भी बात है। कीर स्टारमर ने साफ तौर पर कई बार कहा है कि हिंदू फोबिया के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने खालिस्तानी गतिविधियों पर सख्ती के भी संकेत दिए हैं। भारत ने भी हवा को भांपकर चुनाव से पहले ही लेबर पार्टी से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। पिछले साल नवंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में कीर स्टारमर से मिले। वो पहले लेबर पीएम रहे टोनी ब्लेयर से भी मिले, जो भारत से बेहतर रिश्तों के मजबूत समर्थक हैं। डेविड लामी, जो कि विदेश मंत्री हो सकते हैं, फरवरी में भारत के दौरे पर आए। उनके साथ संभावित वित्त मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स भी थे। ये नई सरकार से बेहतर रिश्तों की नींव है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन में रह रहे लाखों भारतीय मूल के लोग हैं, जो दोनों देशों को जोड़ते हैं और अब राजनीति में भी बेहद सक्रिय हैं। ऋषि सुनक के पीएम बनने से ये साफ हो गया कि यूके में भारतीय मूल के लोग भी सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कल एक ट्वीट कर बताया कि किस तरह अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की साजिश का एक चीनी कनेक्शन भी है। आज इस सिलसिले में उन्होंने दूसरा पोस्ट कर वो सबूत पेश किया जिसके आधार पर इस चीनी कनेक्शन की बात हो रही है। उन्होंने लिखा, माहिर चीनी जासूस आनला चेंग वो शख्स हैं जिन्होंने अपने पति मार्क किंगडन के साथ हिंडनबर्ग को अदानी समूह पर रिसर्च के लिए हायर किया। अदानी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट मुहैया कराने को कोटेक की सेवाएं ली, जिसने अदानी के मार्केट कैप को बुरी तरह चोट पहुंचाई। उन ढेर सारे भारतीय खुदरा निवेशकों के बारे में कुछ सोचे बिना जिसे उन्होंने वित्तीय तौर पर खत्म कर दिया। चीन के रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय कॉरपोरेट प्रतियोगी को बर्बाद करने की कुत्सित साजिश की, जबकि अदानी समूह ने कई रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के करार चीनी राज्य को पछाड़कर हासिल किए। महेश जेठमलानी ने कहा कि जो लोग इस महिला के बारे में जानना चाहते हैं वो अमेरिकी कांग्रेस के सामने चेंग की कंपनी सब चाइना के एक पूर्व कर्मचारी शेनॉन वॉन सेंट का हलफनामा लेकर दिया बयान पढ़ लें। जेठमलानी ने बयान भी अपने पोस्ट में अटैच किया है। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी से बात की हमारी सहयोगी सिकता देव ने। हिंडनबर्ग की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। क्या इस मामले में अब सेबी को एक्शन लेना चाहिए? जी हाँ, उनको लेना चाहिए। मैंने अपने ट्वीट में ये भी बताया है कि किस दिशा में उनको इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहिए। मैंने कई सवाल भी उठाए हैं और ये जो मेन एक्टर्स जो हैं इसमें, जिन्होंने ये पूरा मामला को पर्पेट्रेट किया था, यानी कोटक और कुछ पॉलिटिशियंस हैं, और यदि वो लोग उनको भी बेच सकते हैं। हिंडनबर्ग के लिए भी कुछ और सवाल हैं जो मैं आगे के ट्वीट में भी बताऊंगा कि कुछ और सवाल रह गए, वो भी मैं बताने वाला हूं। और मैं सोचता हूं मैं खुद एक पत्र लिखूं सेबी को, तो शायद सोमवार तक मैं वो भी करूंगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको बता दें मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, यानी कि जो उसकी जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मधुकर आयोजन समिति का प्रमुख था। एफआईआर में मधुकर का नाम था। इसके अलावा एफआईआर में और भी आयोजन समिति से जुड़े लोगों के नाम थे और अब तक इस मामले में मधुकर से पहले 6 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं और मधुकर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, गिरफ्तारी कहां से हुई? देखिए, जो आपके वकील है ईपी सिंह, उनका दावा है कि जो देव प्रकाश मधुकर है, जो कि एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है, उसको उन्होंने सरेंडर करवाया है और यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से एक हॉस्पिटल के अंदर से देव प्रकाश मधुकर को पकड़ कर ली गई है और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। वो इस भगदड़ में घायल हो गए थे और उसके बाद दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और वहां पर जब उनकी ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये दावा है जो बाबा के वकील हैं ईपी सिंह, उनका ये दावा है कि देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है और यूपी एसटीएफ की टीम उनको लेकर गई है। हालांकि अभी भी जो यूपी पुलिस का है उसने कंफर्म नहीं किया है कि जो देव प्रकाश मधुकर है उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा है, तो यूपी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जो उनके वकील एपी सिंह हैं, उनके हवाले से खबर आ रही कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। देव प्रकाश मधुकर पर हाथरस पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और एफआईआर में वो आरोपी नंबर 1 पर थे। उनका जो नाम था, जो कमेटी थी ऑर्गेनाइजर्स की, उनमें उस कमेटी के वो हेड थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाबा के राइट हैंड है और बाबा के बेहद करीबी हैं। देव प्रकाश मधुकर की पत्नी भी बाबा की बहुत कट्टर फॉलोवर है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो फैसले करते हैं वही बाबा फॉलो करते हैं। तो आज सुबह एपी सिंह, जो बाबा के वकील हैं, उन्होंने दावा किया था कि देव प्रकाश मधुकर कहीं नहीं भागे हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो खुद घायल है और वो परेशान है। उसके बाद अपने कुछ देर पहले एपी सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल नंबर 1, ये मधुकर नाम के शख्स नजफगढ़ तक पहुंचे कैसे, किस रास्ते से आए, किसके साथ आए? दूसरी बात, घायल थे तो आसपास के किसी अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं हुए? इतनी दूर आकर हाथरस से नजफगढ़ आकर इलाज कराना जरूरी था क्या? देखिए, वही एक सवाल है कि आखिर वो अगर वहां से क्यों भागे, कौन उनको वहां तक लेकर गया और फाइनली उनको जो यूपी की एसटीएफ है, जो कि वकील दावा कर रहे हैं कि एसटीएफ की टीम उनको लेकर गई है और उन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी यूपी पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि उनको डिटेन किया गया है, पकड़ा गया है या उन्होंने सरेंडर किया है, तो वहां से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो एपी सिंह है, जो बाबा के वकील हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि देव प्रकाश मधुकर नजफगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था, उनकी ईसीजी हुई थी और ईसीजी नॉर्मल आने के बाद उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया और उसके बाद उन्होंने देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर कर दिया है। तो ये दावे हैं, अभी थोड़ी देर में यूपी पुलिस कंफर्म करेगी कि बाबा जो देव प्रकाश मधुकर है उनको पुलिस ने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में एक ये बड़ा चेहरा है देव प्रकाश मधुकर, जिसका नाम शुरू से आ रहा था और जो एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर के मुताबिक देव प्रकाश मधुकर जो है वो इस ऑर्गेनाइजर कमेटी के बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एपी सिंह, जो कि इस पूरे मामले में वकील हैं बाबा के, उनका दावा ये है कि मधुकर ने सरेंडर कर दिया है और वो नजफगढ़ में अपना इलाज करा रहा था। एपी सिंह का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे,
डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है।